रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। पहले हम पढ़ रहे थे पेरेंट्रल रूट के हमने इंजेक्शन स्टार्ट किए थे, उसमें से हमने इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो ड्रग होती है ना, वो हम सोल्यूशन फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं और किसी भी लार्ज स्केलेटल मसल के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड हो गया, ट्राइसेप, ग्लूटियस या रेक्टस फेमोरिस। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास मसल्स होते हैं ना, इन मसल्स में वेस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा फास्टली होती है। अब जो फीमेल्स होती हैं ना, उनके अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन डेल्टॉइड रीजन में फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूटियल रीजन। इसके अलावा वो हमें बताता है कि जो वॉल्यूम है ना इंजेक्शन का, कि जितना इंजेक्शन हमने इंजेक्ट करना है वो 10 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें जो इंजेक्शन होता है या इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो रेक्टस फेमोरिस में दिया जाता है ग्लूटियस की बजाय, क्योंकि ग्लूटियस उनका उस वक्त तक इतना डेवलप नहीं हुआ होता जब तक कि बच्चा चलना नहीं शुरू करता। इसलिए उनको जो बच्चे होते हैं उनको रेक्टस फेमोरिस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। अगर हम इंजेक्शन को ऑयली सोल्यूशन की इस फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी और स्टेडी होगी, यानी कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्रग एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि अगर एक्वस होगी तो वो डायरेक्टली उसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी टिश्यू के अंदर और फिर ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके अंदर उसको जाने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऑयली होगी तो उसको फिर वहाँ से डिफ्यूजन करने में और फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन करने में मसला होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास ये है कि ये एक रिलायबल रूट है। इंट्रामस्कुलर रूट जो है हमारे पास एक रिलायबल है, यानी कि इसको यूज़ किया जा सकता है बआसानी। यहाँ से एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास रैपिड होती है। और इसके अलावा हम कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, माइल्ड इरिटेंट्स और सस्पेंशन और कोलॉइड्स भी इस रूट के ज़रिए से इंजेक्ट कर सकते हैं। माइल्ड इरिटेंट्स इसलिए कि यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन होती है तो वो डायरेक्टली फ़ौरन से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे और वहाँ पे कोई भी इरिटेशन, जहाँ पे हम ये जिस जगह से इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं करेंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये है कि ये एक तो पेनफुल होता है और जहाँ पे इसको लगाया जाता है ना, वहाँ पे ये एब्सेस फॉर्मेशन कर सकता है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा करे जहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करें, लेकिन ये कर सकता है। इसके अलावा इसके लगाने की वजह से नर्व इंजरी हो सकती है, कि अगर हमने ये किसी नर्व के पास लगाया है और कोई ऐसा हमने सोल्यूशन दिया है जो कि इरिटेशन करता है, तो वो नर्व को फिर डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में हमारे पास जो ड्रग हमारे पास इंजेक्ट की जाती है ना, वो सुपरफिशियल जो वेन्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी जाती है, जो कि हमारे फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर डायरेक्टली पहुंच जाती है और फ़ौरन से अपना असर दिखाती है। अब उन्होंने हमें बताया कि 3 तरह से हम ये ड्रग आईवी के ज़रिए से एक्ट करती है या दे सकते हैं। पहला है बोलस, दूसरा है स्लोली और तीसरा है स्लो इन्फ्यूजन। सबसे पहले हमारे पास है बोलस में ये होता है कि हम स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे एक लार्ज डोज देते हैं। यहाँ पे उन्होंने हेपेरिन की एग्जांपल दी हुई है, और किसी भी हम सूटेबल अमाउंट ऑफ में इसको डिज़ोल्व करते हैं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट में इनिशियल में हम इसको हाई डोज देते हैं और उसके बाद हम सिर्फ इसको थेराप्यूटिक डोज देते हैं, जो कि फिर उसके लेवल को ब्लड में मेनटेन रखती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लोली में हमारे पास ये होता है कि कोई भी जो हम उसको ड्रग देते हैं ना पेशेंट को, वो 15 से 20 मिनट का टाइम तो लेती है पेशेंट के अंदर इंजेक्ट होने में। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अमाइनोफेलाइन की। इसके अलावा हमारे पास है स्लो इन्फ्यूजन में होता है कि जो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स वगैरह, जिनकी हमें हमारे प्लाज्मा के अंदर कांस्टेंट लेवल एक चाहिए होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम स्लो इन्फ्यूजन देते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि जब भी कोई फीमेल लेबर में होती है तो वहाँ पे उसको ऑक्सीटोसिन जो होता है वो लार्ज वॉल्यूम्स में दिया जाता है सेलाइन के अंदर मिक्स करके, जो कि फिर 3 से 4 घंटे तक 1 लीटर ऑफ हम सोल्यूशन लेते हैं सेलाइन का, और उसको 3 से 4 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर उसको इन्फ्यूज़ करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि फिर वो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी अमाउंट चाहिए, तो उस हिसाब से फिर उसको वो इन्फ्यूजन दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये मोस्ट यूज़फुल रूट है
बहुत ज़्यादा यानी कि इमरजेंसीज़ के केसेस में इसी को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ड्रग होती है वो फ़ौरन जाके पेशेंट के ऊपर एक्ट करती है और हमें फ़ौरन से उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जब आईवी के ज़रिए से हम देते हैं कोई भी ड्रग, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास 100% हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्रिडिक्टेबल आ जाती है। इसके अलावा हम इसके ज़रिए से लार्ज वॉल्यूम्स दे सकते हैं। आईएम के ज़रिए से हम 10 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर एब्सेस फॉर्मेशन में रिज़ल्ट कर देता है, लेकिन हम इसके ज़रिए से लार्ज वॉल्यूम दे सकते हैं। इस रूट के ज़रिए से हम इरिटेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इरिटेंट्स डायरेक्टली जाएंगे ब्लड में और ब्लड में जाके वो फिर वहाँ पे डाइल्यूट हो जाएंगे, तो इसलिए वो फिर कोई इरिटेशन कॉज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम इसकी डोज़ की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई भी उसको पेशेंट को इन्फ्यूजन दी है लेकिन उसकी वजह से कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट या कोई एडीआर हमें रिज़ल्ट कर गए हैं, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं फ़ौरन से, या फिर अगर कहीं पे हमें इसकी अमाउंट्स ज़्यादा चाहिए तो हम उसको फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के लिए करते हैं कि अगर किसी की हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो वो ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। एक तो ये कि अगर हमने इसको डायरेक्ट वेन में इसको इंजेक्ट करना होता है, लेकिन अगर हमने इसको एक दफ़ा कर दिया तो हम ड्रग को दोबारा से वापस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे पास ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। अगर हमारे पास किसी वेन की इरिटेशन अकर हो जाती है तो फिर हमारे पास वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस रिज़ल्ट कर देती है। ये हमारे पास इसमें ये होता है कि जो वेन की वॉल होती है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट्स बनते हैं फिर, तो या फिर थ्रोम्बस बनता है। और कुछ ड्रग्स अगर हमारे पास एक्स्ट्रावेगेट कर जाएँ तो उसकी वजह से इरिटेशन या स्लगिंग भी हो सकती है। और इसके ज़रिए से हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं ना आईवी के ज़रिए से, सिर्फ वही दे सकते हैं। कोई भी सस्पेंशन या ऑयली सॉल्यूशन हम इसके ज़रिए से नहीं दे सकते। और इस केस में सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि पेशेंट खुद अपनी वेन्स के अंदर इंजेक्ट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी जो रह गए हैं पॉइंट्स वो पढ़ेंगे।